रविंद्र सिंह द्वारा लिखित उपन्यास एक प्रेम कहानी मेरी भी। आइए सुनते हैं इस उपन्यास का भाग 5, उससे दूर। पहला दिन। मुझे अच्छी तरह याद है कि वह शनिवार की रात थी, करीब 7:30 जब मैं होटल पहुंचा। रिसेप्शन पर पेमेंट करते हुए मैंने इस बात को पक्का किया कि मेरे रूम में इंटरनेट कनेक्शन हो। बेल बॉय ने मुझे फर्स्ट फ्लोर कमरे तक पहुंचाने में मदद की। मैंने उसे करीब $1 दिया। फिर मैं अपने कमरे में घुसा। सामान दरवाजे पर ही छोड़ते हुए मैंने जल्दी से अपना लैपटॉप बैग खोला और उसी समय ऑनलाइन हो गया। मैंने सबसे पहले याहू मैसेंजर खोला। सबसे पहला काम मैंने यही किया। इंडिया में सुबह का वक्त था और मैं जानता था कि वह मेरा इंतज़ार कर रही होगी, और वह सचमुच कर रही थी। हमने पहले से ही तय कर लिया था कि हम लोग इसी समय चैट किया करेंगे। हालांकि मैं एक छोटे सफ़र की उम्मीद कर रहा था और उस लिहाज से मैं कुछ लेट था, और दिल्ली से हीथियो की 8 घंटे की यात्रा के बाद 3 घंटे ट्रांजिट में, फिर 8 घंटे हीथियो से न्यूयॉर्क और फिर टैक्सी से 2 घंटे में न्यूयॉर्क से सेल्टन। मुझे बुरी तरह जेट लैग हो रहा था, लेकिन 24 घंटे से उससे बात नहीं की थी। इसने सभी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। वह मुझे ऑनलाइन देखकर खुश हो गई, मैं भी था, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा थी क्योंकि उसने पल भर में इतनी लाइनें लिख मारी। ओ सोना, तुम हो? तुम कैसे हो? कब पहुँचे? सफ़र कैसा रहा? अभी तुम कहाँ हो? तुम हो ना? बस। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उससे सिर्फ पूछा, क्या तुमने मुझे मिस किया? बहुत ज़्यादा डियर। और तुम? मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन पहले अपना स्पीकर ऑन करो और बातचीत शुरू करो। मैंने उसे अपने इस सफ़र के बारे में सब कुछ बताया। फ्लाइट्स, ट्रांजिट, साथ सफ़र करने वालों के बारे में, और इस सब के बीच मैंने उसकी कमी कितनी महसूस की। उसने मुझे बताया कि उसने कैसे अपना सारा दिन मुझसे बिना बात करते बिताया। यहाँ तक कि उसके घर में भी सब समझ गए थे कि वह मुझे कितना मिस कर रही थी। एक दिन के बाद एक दूसरे की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। पिछले 6 महीने में यह कभी नहीं हुआ था। हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे, और आखिरकार जब फरीदाबाद में बिजली चली गई और उसके यूपीएस ने भी काम करना बंद कर दिया, तब जाकर हमने एक दूसरे को गुड बाय कहा। तब मुझे समझ में आया कि मुझे अपने जूते उतार लेने चाहिए, जिसे मैं पिछले दिन से ही पहने हुए था। अपना सामान ले आना चाहिए, जो अब भी एक गैलरी में ही था। उससे बात करने की जल्दी में मैं अपना वॉलेट रिसेप्शन पर ही भूल आया था। तीसरा दिन, सोमवार था। मेरे क्लाइंट के ऑफिस में मेरा पहला दिन। ऑफिस में मैं सबसे पहले इन्फोसिस के अपने साथियों से मिला, जो मुझसे पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। कुछ पुराने पहले और कुछ नए। विदेश में हम इंडियंस सबसे पहले इंडियंस को ढूंढते हैं, और मैं वैसा ही एक गर्व भरा इंडियन था। अगले कुछ घंटों में मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर ने मुझे क्लाइंट से मिलवाया, और उसे मुझसे उनके चेहरों से अधिक मैं एक कैफेटेरिया, कॉन्फ्रेंस रूम और बाथरूम जाने के रास्तों को याद रखने की कोशिश कर रहा था। जल्दी ही मैं अपने काम में लग गया। सप्ताह के मेरे दिन ऑफिस में कटते थे, क्लाइंट के साथ काम करते हुए, अलग अलग लोगों से मिलते हुए, बाहर के फ़ोन और कैफेटेरिया में अलग अलग तरह के खाने खाने में। शाम को मैं आमतौर पर होटल के अपने कमरे में जाकर कैट के लिए पढ़ाई करता था। अक्सर मैं रात का अपना खाना खुद बनाता था। ईमानदारी से कहूँ तो बनाने के लिए कुछ था नहीं। मैं कुछ फ्रोजन फूड गर्म कर लेता था, लेकिन चाहे मैं कुछ भी करूँ, वही मेरे ध्यान में रहती थी। मैं उसे अमेरिका के दिनों में मिस करता था, और वह मुझे इंडियन रातों में मिस करती थी। वह मुझे इंडियन दिनों में मिस करती थी, और मैं उसे अमेरिकी रातों में। ज़िंदगी आसान नहीं थी। हम जब चाहे तब एक दूसरे को फ़ोन नहीं कर सकते थे। हम दिन में 2 बार चैट करते। मैं अपनी सुबह में जब मैं सोकर उठता, और उसके सोने जाने से पहले मेरी रातों में जब मैं सोने जाता और वह सोकर उठती। 7वां दिन। हम लोग आम दिनों की तरह चैट कर रहे थे, और उसने मुझसे कहा कि मैं उसके लिए कुछ खास करूं। सोना, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे रोज़ सोने से पहले ईमेल करो। वे मेरे साथ रहेंगे और मैं उनको बार बार पढ़ूंगी जब भी तुमको मिस करूंगी। लेकिन उसकी इस प्यारी सी उम्मीद को तोड़ते हुए मैंने जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगा।
लेकिन कह नहीं सकता। भाग दौड़ भरे दिन के बाद मैं कर सकता हूँ। ऑफिस, किट, चैट, डिनर, इतना कुछ है ना। मैंने ऐसा इसलिए नहीं कहा कि मैं उसको ईमेल नहीं लिखना चाहता था, बल्कि मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। मैंने उसके लिए एक डायरी लिखी। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि हाथ से लिखे शब्दों में अधिक अर्थ होते हैं और अधिक भावना होती है। उनमें कुछ ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स मेल में नहीं हो सकता। मैंने उसे इसके बारे में बताया नहीं, लेकिन हर दिन मैं उसके लिए अपनी भावनाओं को डायरी में लिखने लगा। हर पन्ने में लिखा होता कि मैं उसको किस कदर मिस करता था। मैं तो बस यही चाहता था कि वह मेरे साथ रहे। उसके लिए छोटी छोटी कविताएं लिखी और उसका स्केच बनाया जब मैं उसके बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे अधूरा छोड़ दिया जब मुझे इसका एहसास हुआ कि मैं कितना खराब आर्टिस्ट था। 12वां दिन शुक्रवार था। पश्चिम में इस सप्ताह का यह दिन ऐश का दिन होता है। वैसे तो ऑफिस में यह काम का दिन होता है, लेकिन इस दिन काम को छोड़कर सब कुछ होता है। वैसे हम अपने अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे थे, इसलिए हमारा वीकेंड शुक्रवार की शाम को शुरू होता था। उन शामों का लुत्फ़ उठाने के लिए हम ग्रुप बनाकर डिस्को जाते, पब जाते, खाने के ठिकानों पर जाते, खेलने जाते, या हम गाड़ी के पास के शहर में जाते जहां विदेशी फिल्म का शो होता। और मुन्ना भाई अमेरिकी सिनेमा हॉल्स में भी चल रहा था, जिससे मुझे उस मुश्किल भरी रात की याद आती थी। वहाँ साइट पर वीकेंड में खूब मज़ा होता था, लेकिन इस दफ़ा कुछ अलग था। मुझे उन लोगों से इस साल का सामना करना पड़ता था जिनके साथ मैंने पिछली यात्राओं के दौरान वीकेंड बिताई थी। तुम तो पहले पीते थे ना, तो अब क्या हुआ? मैं उनको सच बताना चाहता था, लेकिन बताया नहीं। कारण यह था कि मैं अपने पिछले जीवन में, मेरा मतलब है प्यार में पड़ने से पहले, उनको ज्ञान दिया करता था कि लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड के कारण अपने आप को बदलना नहीं चाहिए। अब मैं उनको यह कैसे बता सकता था कि मैंने कभी कभार पीने की अपनी आदत एक लड़की के लिए छोड़ दी है, इसलिए मुझे उनको झूठे कारण बताने पड़े। मैं आपको बताऊं, बहाने बनाना मुश्किल होता है। दो कारणों से। दोस्तों का दबाव बहुत अधिक होता था, खासकर तब जब वे नशे में होते थे और वे आपको पीने के लिए एक दूसरे की कस्में देने लगते थे, और दूसरे पीने की मेरी अपनी इच्छा के कारण। लेकिन मैंने नहीं पी और मैं खुश था कि मैंने उससे किया अपना वादा निभाया। 30वां दिन। एक सुबह शायद 9 बजे थे। मैं अपने ऑफिस में था और मैंने अपना मैसेजर खोला। हमेशा की तरह उसने अपनी आवाज़ में मैसेज छोड़ रखा था, मेरे दिन को बढ़िया बनाने के लिए। अब तक कई जमा हो चुके थे। वे इतने प्यारे थे कि मैंने उनमें से किसी को डिलीट करने के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन जब मैसेज बॉक्स भर गया तो मुझे यह चुनने में मशक्क़त करनी पड़ी कि आखिर किस किस को डिलीट किया जाए। उनमें एक ऐसा था जिसे मैंने कभी डिलीट नहीं किया। वह उनमें सबसे प्यारा था। इसमें वह मुझ पर बच्चों की तरह इस बात के लिए गुस्सा हो रही थी कि मैं एक दिन ऑनलाइन नहीं हुआ था। उसको जुकाम था, फिर भी वह मेरे ऊपर चिल्ला रही थी। मैं उस दिन आईएसटी कॉल पर इंडिया के अपने प्रोजेक्ट ऑफिस में बात कर रहा था कि मैंने देखा कि वह ऑनलाइन थी। मुझे कुछ कहना है, उसने मैसेज किया। इसका जवाब मैंने स्पीकर फ़ोन पर हाथ रखते हुए दिया। मैं बिज़ी हूँ, तुमको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले ही पल मेरा क्लाइंट मैनेजर मुझे एक मीटिंग के लिए दूसरे कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया। उस दिन मैं एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में भागता रहा। किसी किसी दिन ऐसा होता है और वह वैसा ही दिन था। 12 बजे के करीब मैं अपने क्लाइंट के साथ कैफेटेरिया में लंच के लिए घुसा कि मुझे याद आ गया कि वह मेरा इंतज़ार कर रही थी। उफ़्फ़ो! मैं अपने एक कमरे में अपने लैपटॉप की ओर भागा, जिसमें मैंने देखा कि उसने ढेर सारे मैसेज छोड़ रखे थे। जो सबसे आखिरी था उसमें लिखा था, कब आओगे सोना, मुझे तुमको कुछ दिखाना है। मैंने उसके भेजने का समय देखा, वह करीब 1 घंटे पहले भेजा गया था। मुझे इस बात का बुरा लगा कि मैंने उससे इंतज़ार करवाया, वह भी कई घंटे। दोपहर की शिफ्ट में काम करना, रात में 11 बजे घर लौटना और फिर 3 घंटे मेरा इंतज़ार। वह कितनी थकी, कितनी उम्मीदी रही होगी। वह मुझे क्या दिखाना चाहती थी? क्या वह चली गई होगी? क्या सो गई होगी? मैसेंजर में उसका स्टेटस फुर्सत में दिखा रहा था। मैंने अपने वॉलेट में से एक कॉलिंग कार्ड निकाला और उसका नंबर डायल किया।
कुछ देर बाद वह अपने आप कट गया। मैं एक बार और करने ही जा रहा था कि अचानक उसका मैसेज मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर चमका। क्या तुम थे? क्या तुम ऑनलाइन हो? मैंने अपने ही कीबोर्ड पर तुरंत टाइप किया, हाँ डियर, तुम कहाँ थे? मुझे माफ़ कर दो डियर, मैं बुरा आदमी हूँ। मैंने तुम्हें इतना वेट कराया। असल में सुबह से ही मैं इतना बिजी चल रहा हूँ यहाँ की, मैं एकदम भूल गया कि तुम ऑनलाइन हो, मेरा वेट कर रही हो। कम से कम मुझे तुमसे कह देना चाहिए था कि हो सकता है कि मैं नहीं जा पाऊँ। कभी कभी हो जाता है, मैं समझ सकती हूँ। वह मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं चिल्लाई फिर भी, लेकिन अब मैं उसके लिए और वेट नहीं कर सकता। जो चीज़ तुम मुझे दिखाने वाली थी, बताओ ना क्या था? क्या तुम अभी मुझे दिखा सकती हो? मैंने उससे फिर पूछा और उसने जवाब दिया, यह रहा पहला, अपना ईमेल चेक करो। उसमें एक दो कुल 9 फ़ोटोज़ थी। उसके 9 फ़ोटोग्राफ। उसकी खूबसूरती में खोया हुआ मैं उन तस्वीरों को देखता रहा। विलासक वे उसकी सबसे अच्छी तस्वीरें थी। मेरे ऊपर उनका जादू जैसा प्रभाव पड़ा। उस समय मैं दो चीज़ों से संघर्ष कर रहा था। एक तो मैं उनमें से किसी तस्वीर से अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहा था, और दूसरे मेरी यह ख्वाहिश कि मैं बाकी तस्वीरों को एक साथ ही देख लूं। कितना अच्छा सरप्राइज़ उसने मुझे दिया था। उस समय मेरा दिल 7वें आसमान पर था, यह जानने के कारण कि वह खूबसूरती मेरी थी। और जब सुंदरता आपके दिमाग में चढ़ जाती है तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या कहें, और आप खुशी के मारे गुम हो जाते हैं। फिर जब मुझे यह समझ में आया कि उस मासूम दिल ने मेरे इंतज़ार में अपनी रात की नींद खराब की है, तो मैंने आखिरकार टाइप किया, ए परी, तुम इन तस्वीरों में परी जैसी लग रही हो। थैंक यू इस प्यारे सरप्राइज़ के लिए। उसी समय उसका मैसेज स्क्रीन पर चमका, अच्छी लग रही हूँ ना मैं? तुम कुछ कहना चाहते हो? बहुत। मुझे जो कुछ महसूस हो रहा है उसके लिए शब्द नहीं सूझ रहे हैं, और शायद मैं, और इससे पहले कि मैं अपनी लाइन पूरी कर पाता, मैंने अपने कमरे के दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनी और उसके बाद कदमों की आहट सुनाई दी। मैं पीछे मुड़ा। यह मेरा मैनेजर था, जो उस समय किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और वह मुझे एक और मीटिंग के लिए बुला रहा था। उससे मैंने 2 मिनट का समय मांगा, जिसमें मैंने खुशी को किसी तरह गुड बाय कहा। मैं अब तक एक खूबसूरत सदमे में हूँ। यह मेरा आखिरी मैसेज था। मैंने उस दोपहर खाना नहीं खाया। मेरी आंखों को जो भरपूर भोजन मिला था उससे मेरी भूख शांत हो गई थी। उस दिन के बाद से उसकी एक न एक तस्वीर मेरे डेस्कटॉप की बैकग्राउंड में बनी रही। 41वां दिन, मैं इंडिया के लिए वापसी की प्लेन में चढ़ा।